हेलो बच्चों, विद्या विचार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एकांकी संचय से सूखी डाली पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी। बच्चों, यह एक पारिवारिक कहानी है। इस पाठ में सम्मिलित परिवार के महत्व को बतलाया गया है। पाठ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में जाइएगा मत। सूखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र हैं दादा मूलराज जी। वे अपने परिवार के मुखिया हैं, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से अपने परिवार को वट वृक्ष यानी कि बनियान ट्री की तरह एकता के सूत्र में बांध रखा है। उनका परिवार बहुत बड़ा है और वे चाहते हैं कि उनके परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, किसी से कोई भूल चूक हो तो उसे माफ़ करें और सहनशीलता के साथ रहें, ताकि घर का कोई भी सदस्य उस परिवार से अलग ना हो। पाठ शुरू करने से पहले पात्रों का परिचय दे देती हूँ। एक है दादाजी, जिनका नाम है मूलचंद। उनके 3 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे की 1914 के विश्व युद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी को बड़ी भाभी, मंझले बेटे की पत्नी को मंझली भाभी और छोटे बेटे की पत्नी को छोटी भाभी के नाम से बुलाया गया है। बड़े बेटे और छोटे बेटे के बारे में इस एकांकी में कोई जिक्र नहीं किया गया है, केवल मंझले बेटे करमचंद के बारे में जिक्र है। दादाजी के तीनों बेटों के 3 बेटे हैं, जिनकी पत्नियों को बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू कह के बुलाया गया है। बड़ी बहू बहुत ही कम बोलती थी, मंझली बहू बहुत ज़्यादा बोलने वाली और बात बात में सबका मजाक उड़ाने वाली औरत थी, और छोटी बहू जो है बेला, बहुत ही पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड लड़की है और बहुत ही अमीर घराने से आई है। जब दादाजी के बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी, तब सरकार की ओर से उन्हें 1 मुरब्बा ज़मीन यानी कि 25 एकड़ ज़मीन दिया गया था। दादाजी ने अपनी मेहनत से उस 1 मुरब्बे ज़मीन को 250 एकड़ यानी कि 10 मुरब्बा ज़मीन बना दिया। वो इतने अधिक परिश्रमी थे और समझदार थे कि अपनी समझदारी से और हार्ड वर्क करके 1 मुरब्बे ज़मीन को 10 मुरब्बा ज़मीन तक उन्होंने डेवलप की। उनके दोनों बेटे और पोते ज़मीन, फार्म, डायरी और चीनी के कारखाने की देखभाल करते थे। सबसे छोटा पोता परेश तहसीलदार था। उसका विवाह लाहौर की रहने वाली एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की लड़की से हुआ था, जिसका नाम था बेला। तो ये परेश जो है बेटा, दादाजी के तीसरे बेटे का बेटा है, यानी कि पोता है। और परेश की एक बहन भी है, जिसका नाम है इंदु। वह इंदु जो है वह प्राइमरी तक ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर में बहुत ही रुबाब झाड़ती थी। इकलौती पोती होने के कारण दादाजी भी इंदु से बहुत प्यार करते थे। तो परेश और इंदु छोटी भाभी के बच्चे थे। इनके अलावा घर में 3 छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, जिनके नाम भाशी, मल्लू और जगदीश हैं, और दादाजी के परपोते हैं। परपोता मतलब पोते का तो अब हम कहानी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहीं जाइएगा मत। कहानी शुरू होती है इंदु से। वो बहुत गुस्से में एक तख्त पर बैठ जाती है। तख्त मतलब एक बेंच, लकड़ी का बना हुआ। उसके पीछे बड़ी बहू, जो एक शांत स्वभाव की महिला है, वह इंदु से उसकी नाराज़गी का कारण पूछती है। तो वह कहती है कि कई वर्षों से काम कर रही रजवा को
जो वहाँ की मिसरानी है, काम वाली है, जिसका नाम रजवा है। तो मिसरानी को बेला ने काम से हटा दिया क्योंकि रजवा का काम बेला को पसंद नहीं आया। रजवा ने कहा भी उनसे कि वह 5-10 दिन में काम करना सीख जाएगी, लेकिन बेला ने कह दिया कि उसे काम करने का सलीका नहीं आता। किसे? रजवा को। सलीका का मतलब क्या होता है बेटा? तरीका। जब रजवा ने कहा कि वह 10-15 दिन में काम करना सीख जाएगी, तो बेला ने कह दिया कि तुम्हें काम करने का ढंग नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेला ने इंदू से कहा कि नौकरों से काम लेने का तमीज़ होना चाहिए। इंदू जाती है पूछने के लिए बेला से कि क्यों आपने नौकरानी को हटा दिया। तो इंदू बेला से कहती है कि नौकरों से काम लेने का तमीज़ होना चाहिए। तो वह कहने लगी कि तमीज़ तो बस आप लोगों को ही है। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ होती है। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिसरानी को 2 दिन तो क्या 2 घड़ी भी नहीं टिकती, करके बेला इंदू से कहती है। इंदू बेला के बारे में यह कहती है कि वह जब से आई है यही सुना रही है कि नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग भी आता है तो केवल उसके मायके वालों को ही आता है। यहाँ के लोग तो खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं जानते। हम सब गंवार हैं। इतने में इंदू की माँ यानी कि छोटी भाभी आती है। इंदू से रजवा के रोने का कारण पूछती है। तो रजवा उन्हें बताती है कि छोटी बहू ने उसे काम से निकाल दिया है। वह बहुत सालों से वहाँ उनकी सेवा कर रही है, काम कर रही है, लेकिन कभी किसी ने भी उसका अनादर नहीं किया था। यानी कि बहुत पुरानी नौकरानी थी रजवा, और वहाँ पर सभी उसकी इज्जत भी करते थे। लेकिन ये छोटी बहू उसे पसंद नहीं करती है, काम से हटा दिया उसे। तब छोटी भाभी कहती है कि बेला अभी बच्ची है। उनकी बात सुनकर इंदू गुस्से में कहती है, हाँ बच्ची है, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गज भर की जुबान। तब बड़ी बहू छोटी भाभी को बताती है कि बेला को उनका खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं है। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से और हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी बड़ी बहू का बात सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे चल सकता है? हमारे घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। इतने में मंझली बहू जो है वो हंसते हुए आती है और कहती है कि आज छोटी बहू यानी कि बेला ने परेश की ऐसी हालत बनाई कि बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया। उसने पुराने फर्नीचर को लेकर परेश को खूब सुनाया और कहा कि वह तो ऐसे गले सड़े फर्नीचर को कमरे के पास तक न फटकने देगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो जमीन पर चटाई बिछाकर बैठना अच्छा है। वह बात बात में अपने मायके की तारीफ करती नहीं थकती है। बेला घर के कामकाज भी नहीं करना चाहती है। दादाजी ने 4 कपड़े दिए थे धोने के लिए, वे भी गुसलखाने में यानी कि वॉशरूम में पड़े हुए हैं। छोटी भाभी इंदू से कहती है कि वह दादाजी के कपड़े धो दे। मंझली बहू फिर कहती है कि मलमल की थान और अबरों को भी उसने अभी तक हाथ नहीं लगाया और हंसने लगती है। बेटा विंटर सीजन में नॉर्थ में बहुत ही ठंड पड़ती है और उस ठंड से बचने के लिए वहाँ के लोग रजाई ओढ़ते हैं और रजाई के ऊपर जो कवरिंग किया जाता है ना, उस कवर को यहाँ पर आबरा कहा गया है। और मलमल की थान यानी कि ओढ़ने वाला एक ब्लैंकेट के जैसा तो लाते हैं। करमचंद ला करके सभी को देते हैं, सभी तो रख लेते हैं, लेकिन बेला उसे स्वीकार नहीं करती क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं आता है। दादाजी का दूसरा बेटा करमचंद उनके पांव दबाते रहते हैं। बाहर आंगन में बच्चे वट की पूरी डाल लाकर उसे पानी दे रहे थे। वट का पेड़ जो होता है ना बेटा, बनियान ट्री, उसकी एक डाल टूट गई थी। उस डाल को ला करके बच्चे उसमें पानी डाल रहे थे।
दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे नहीं जानते हैं कि पेड़ से टूटी डाली जल से नहीं पनपती। एक बार वृक्ष से जो डाली टूट जाती है, उसे लाख बार पानी देने से भी उसमें सरसता नहीं आ सकती। उनका परिवार भी बरगद के महान पेड़ के जैसा है। इतने में करमचंद कहते हैं कि शायद पेड़ से एक डाली टूटकर अलग होने वाली है। दादाजी के पूछने पर वे कहते हैं कि बेला के मन में दर्प यानी कि अहंकार की भावना अधिक है। उसके द्वारा लाए गए मलमल के थान और रजाई के अबरे सभी ने तो रख लिए, लेकिन बेला को पसंद नहीं आया। शायद वह अपने मायके के घराने को इस घराने से बड़ा समझती है और घृणा की दृष्टि से देखती है। तब दादाजी कहते हैं कि बेला इस घर से अलग तभी होगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दिया जाएगा। यदि हम उसे घृणा के बदले प्यार देते हैं तो उसकी घृणा धुंधली पड़ जाएगी। इतने में परेश दादाजी के पास आता है तो दादाजी उससे कहते हैं, कपड़े धुल गए क्या परेश? कि नहीं। तो परेश कुछ नहीं कहता। तो दादाजी उससे फिर उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं और बताते हैं कि करमचंद ने उन्हें बताया कि मलमल के थान और रजाई के अबरे बेला को पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ जी ठहरे पुराने जमाने के आदमी। तुम बेला को बाजार ले जाकर उसके पसंद की चीज़ें खरीद दो। तब परेश उनसे कहता है कि बेला उस परिवार से मिलकर रहना नहीं चाहती है, क्योंकि इस घर में कोई उसे पसंद नहीं करता है। आज घर के सारे सदस्य जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उसके पास बेला की शिकायत करने आए थे। बेला को लगता है कि यहाँ उसका अपना कोई नहीं है, वह परायों के बीच आ गई है। वह आज़ादी चाहती है, फ्रीडम चाहती है। उसकी ज़िंदगी में दूसरों की दखल अंदाजी यानी कि इंटरफेयर होना पसंद नहीं है। वह समझती है कि घर की छोटी बहू होने के कारण सब उसे आदेश देते हैं। यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वे अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहते हैं। तब दादाजी परेश से कहते हैं कि उनके जीते जी उनके परिवार से कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकते हैं। वह चिंता ना करे, वे घर में सबको समझा देंगे। वह अपने आप को परायों में घिरी अनुभव न करेगी। उसे उसके मायके में जो आदर सत्कार मिलता था यहाँ भी उसे प्राप्त होगा। फिर दादाजी रजवा को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को एकत्रित करके उनके पास भेजा जाए। थोड़ी ही देर में परिवार के सभी सदस्य दादाजी के पास एकत्रित हो जाते हैं। तब दादाजी उनसे कहते हैं कि उन्हें यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि बेला का मन यहाँ नहीं लगता। दोष उसका नहीं है, हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी है। यहाँ केवल छोटी बहू होने के कारण उसे सबका आदर करना पड़ता है और उसके मायके में सब लोग उसे आदर देते थे। और यहाँ पर रिवर्स क्या हो रहा है, बड़ों का आदर करना पड़ रहा है उसे और हर एक से दबना पड़ रहा है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है उसे। बेला उम्र में भले ही हमसे छोटी हो सकती है, लेकिन वह बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी है। हो सके तो उसके सभी काम घर के सदस्य आपस में बांट लें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का समय दिया जाए। उसे हमारे व्यवहार से यह नहीं लगना चाहिए कि वह किसी दूसरे के घर में है। यह घर एक महान वृक्ष है, वे सब उस वृक्ष की डालियां हैं। डालियां छोटी हो या बड़ी, सभी उसकी छाया को बढ़ाती हैं। वे नहीं चाहते कि उस परिवार से कोई अलग हो। जिस प्रकार से पेड़ से डाली के टूट जाने पर वह उससे जुड़ नहीं सकती, उसी प्रकार परिवार से एक भी सदस्य अलग हो जाए तो वह उस परिवार का अंग नहीं बन सकता। अब आप लोग जाएं। केवल इंदु और मंजली बहू को रुकने का आदेश देते हैं। सभी लोग चले जाते हैं सिवाय इंदु और मंजली भाभी के। वे उन दोनों से कहते हैं
कि यदि उन्होंने सुन लिया कि किसी ने बेला की हंसी उड़ाई है या उसका अनादर किया है तो इस घर से उनका नाता सदा के लिए टूट जाएगा। बेला के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, उसके साथ इज्जत से बात करना चाहिए। और उस दिन से परिवार के सभी सदस्यों का रवैया इतना बदल जाता है कि लोग बेला को ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं। मंजली भाभी को भी दादाजी हिदायत देते हैं कि वह बात बात में खिल्ली ना उड़ाया करे, हंसी मजाक ना किया करे। जिनको उसका हंसी मजाक पसंद है उनके साथ वो चाहे जैसे भी रहे, लेकिन जो उसके हंसी मजाक को पसंद नहीं करते हैं उनके साथ उसका ऐसा रवैया बिल्कुल ही पसंद नहीं है। घर के सभी सदस्य मिलकर बातचीत करते समय बेला आती तो अचानक सब रुक जाते और बेला से माफ़ी मांगने लगते कि आगे से उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। वे लोग अपने बात करने का स्थान बदल देते हैं। इससे बेला को बहुत बुरा लगता है। वो बेचारी चाहती है अपने आप को बदलने का। वो सोचती है कि वो भी सबसे जाके बात विचार करे, उनके साथ थोड़ा समय बिताए। लेकिन दादाजी से बात करने के बाद घर का हर सदस्य इंदु से दूर ही रहने लगते हैं। इससे बेला को बहुत बुरा लगने लगता है कि बड़ों का उसे सम्मान देना, उसे इज्जत देना बड़ों का उसे अच्छा नहीं लगता है। जब कभी बेला आती है हॉल में या फिर कमरे में कोई बात करते रहते हैं तो जाती है तो सडनली उनकी सास जो भी थी, छोटी सास बड़ी सास, सभी लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी कुर्सियां देने लगते हैं उनसे बैठने के लिए। फिर कहने लगते हैं कि शायद हमने आपको परेशानी पहुंचाई है, हमारे शोरगुल से आपकी पढ़ाई में बाधा पड़ता होगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इस तरह से हर कोई बेला के साथ बहुत ही अजीब तरह से बातें करने लगते हैं। यानी सम्मान हद से ज़्यादा भी हो जाता है ना तो बुरा लगने लगता है लोगों को। बेला की सास यानी कि छोटी भाभी बेला से कहती, उस फर्नीचर से तो बैठक कबाड़ी खाना यानी कि गोदाम नजर आता। उन्होंने परेश से बेला के इच्छा के अनुसार फर्नीचर खरीदने के लिए कह दिया है। वह पुराने फर्नीचर रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देगी। वह कई बार इस फर्नीचर के लिए उससे नाराज भी हो चुका है। कौन नाराज हो चुका है बेटा? सुरेश, जो एक और कैंडिडेट है, शायद दादाजी का पोता होगा, परेश के जैसा। वे रजवा के बारे में बेला से कहती हैं कि रजवा बहुत ही भावुक स्त्री है, जल्दी ही किसी बात का बुरा मान जाती है। फर्नीचर आने के बाद बेला एक बार उसे सफाई के बारे में बता दे। यदि रजवा का काम उसे पसंद नहीं आता है तो किसी और काम वाले की व्यवस्था हो जाएगी। बेला समझ नहीं पा रही थी कि घर के लोग अचानक से ऐसे कैसे बदल गए। इतने में मंजली भाभी आती है और बेला से कहती है कि उसने एक अनुभवी यानी कि एक्सपीरियंस वाली नौकरानी को ढूंढने के लिए कह दिया है। वास्तव में दादाजी अपने पुरानों नौकरों पर बहुत ही विश्वास करते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ काम कर रही हैं। रजवा की सास, रजवा की बहू भी यही काम कर रही है, रजवा भी यही करती है और रजवा की सास भी यही करती थी। एक दिन घर की महिलाएं मंजली बहू की कह कहे भरी बातें सुन रही थी। मंजली बहू अपने पड़ोसी के बारे में कुछ कमेंट कर रही थी, जिसकी बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मंजली बहू अपने पड़ोसी की खबर बहुत ही मजाकिया तौर पर कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो बेला वहाँ आ जाती है। वहाँ पर बेला के आते ही वातावरण एकदम शांत हो जाता है और मंजली बहू अपने आप को दुत्कारने लगती है कि उसकी हंसी के कारण बेला की पढ़ाई में बाधा पड़ गई। इन बातों को सुनकर बेला बहुत ही दुखी होती है और परेश से कहती है कि वह उसे उसके मायके भेज दे, क्योंकि जब वह बाहर जाती है तो सब खड़े हो जाते हैं। उनके सामने न कोई हंसता है न कोई बात करता है। सब उससे ऐसे डरते हैं जैसे बाज से मुर्गी के बच्चे डरते हों। उसे वे लोग घर का कोई काम नहीं करने देते। यदि वह थोड़ा सा काम करने लगती है तो सब भागे आते हैं। सब उसका इतना आदर करते हैं कि जैसे घर में वही सबसे बड़ी हो। तब परेश बेला से कहता है कि पहले उसे शिकायत थी कि उस घर में कोई उसका आदर नहीं करता और अब उसे शिकायत है कि सब उसका आदर करते हैं। पहले सबसे उसे दबना पड़ता था,
अब सब उससे दबते हैं। वह सबका काम करती थी, अब सब उसका काम करते हैं। आखिर वह चाहती क्या है? यह सुनकर बेला रोने लगती है और अपने आप से कहने लगती है कि न जाने वह क्या चाहती है, पर वह इतना ज़रूर जानती है कि उसे बड़ों से आदर सत्कार और आराम नहीं चाहिए। इतने में इंदु भागती हुई आती है और बेला के कंधे को हिलाकर उसके रोने का कारण पूछती है। वह इंदु से कहती है कि उसे जी कह के न बुलाए, वह उसे भाभी कहे। पहले तो वह उसे भाभी कह के ही बुलाती थी, तो फिर ये नया संबोधन क्यों? तब इंदु बेला से कहती है कि वह उससे बड़ी और पढ़ी लिखी है। दादाजी ने समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। तब बेला कहती है कि उसने कभी दादाजी से किसी की शिकायत नहीं की। मैं किसी का आदर नहीं चाहती थी, मैं तो सबसे मिलकर रहना चाहती थी। तब इंदु बेला से कहती है कि परेश भैया ने दादाजी से कहा था कि आप परिवार से अलग होना चाहती हैं और दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन परिवार से किसी का अलग होना नहीं सह सकते। वे हम सबको वट वृक्ष समझते हैं, पेड़ की डालियां समझते हैं। उन्होंने ही सबको बताया कि हम आपके काम करें और आपको पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। फिर इंदु कहती है कि वह दादाजी के कपड़े धोने जा रही है। तब बेला भी उसके साथ मिलकर कपड़े धोने में मदद करना चाहती है। इतने में दादाजी मल्लू की उंगली थामे आते हैं और बेला को कपड़े धोते देख हैरान हो जाते हैं। इंदु कहती है कि उसके बहुत मना करने पर भी बेला नहीं मानी। तब दादाजी इंदु को डांटते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसे बेला को आदर के साथ भाभी जी कह के बुलाने के लिए कहा था। तब बेला रुंधे हुए गले से सिसकते हुए दादाजी से कहती है, वे किसी पेड़ से डाली का टूटकर अलग होना नहीं पसंद करते, तो क्या वे चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? बच्चों, पाठ तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि दूरदर्शिता, सूझबूझ और व्यवहारिकता से काम लिया जाए तो पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और अपने परिवार को बिखरने से बचाया जा सकता है। एक बेटी अपने ससुराल में चाहे कैसे भी स्थितियां हों, उसे समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि वह अपने मायके में बेटी है। वहाँ पर उसे हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं, सभी उसका आदर कर सकते हैं और सभी के ऊपर वह रुबाब झाड़ सकती है। लेकिन ससुराल में नहीं होता है ऐसा। जब वह अपने नए घर में आती है तो उस घर में सभी के साथ मिलने में उसे कुछ समय लगता है, सभी को समझने में उसे कुछ समय देना चाहिए और उसे भी समझौता करके जीना है और घर के परिवार वालों को भी नई नवेली बहू को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वह उस परिवार का एक अंग बन सके। तो बच्चों, पाठ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकूं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।